आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशंस ऑफ कंडक्टर के बारे में। अभी तक सैग के जो भी टॉपिक हुए हैं, सबसे पहले हमने सैग सीखा कि क्या होता है। देन उसके बाद लास्ट लेक्चर मैंने स्ट्रिंगिंग चार्ट के बारे में बताया था, एयर और विंड के इफेक्ट के बारे में बताया। नाउ ये लास्ट टॉपिक है सीरीज़ का, सैग की सीरीज़ का, वाइब्रेशंस ऑफ कंडक्टर। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरीके के जो वाइब्रेशंस होते हैं। इस लेक्चर की कंप्लीट होने के बाद मैं जो भी तीनों पार्ट जो मैंने बनाए हैं, इनकी पीडीएफ नोट्स जो हैं, ठीक है, वो मैं अपने मेंबरशिप वाले ऑप्शन में सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी लेक्चर आप मेरे पढ़ रहे हो इसके पीडीएफ नोट्स भी तुम्हें मिलते रहें, साथ ही साथ एमसीक्यू या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो मेंबरशिप ऑप्शन ले लो। बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम पैसे मैंने उसके रखे हैं, मिनिमम चार्जेस हैं, तो वो आप ले लें और उसका फ़ायदा उठाएं। खैर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टर के वाइब्रेशंस के बारे में। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि ओपन है, एनवायरनमेंट पे विंड है, आइस है, सब कुछ है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, स्पेशल तरीके के दो वाइब्रेशंस देखे गए। तो जब भी स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं तो कंडक्टर जो होते हैं वो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ पे देखा गया बेसिकली दो तरीके के वाइब्रेशंस हमने महसूस करे, या कह सकते हो कि नोट करे, जब भी हम पावर सिस्टम को देख रहे थे। एक तो था उसमें से एवोलिन वाइब्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवोलिन वाइब्रेशंस, ठीक है, और दूसरे थे गैलोपिंग और डांसिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो गैलोपिंग वाइब्रेशंस देखने को मिले और एक थे एवोलिन वाइब्रेशन। ये दो तरीके के वाइब्रेशन हमने देखे। नाउ अगर हम सबसे पहले एवोलिन वाइब्रेशन की बात कर लें, तो मान के चलते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है और ये विंड चल रही है, ठीक है। तो जब ये विंड इस कंडक्टर से पास होगी तो इस तरीके का एक स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ये जो वाइब्रेशन थे इसको नाम दिया गया एवोलिन वाइब्रेशन। तो हाई फ्रिक्वेंसी के और लो एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। ना यहाँ पे हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए? हवा की स्पीड 2 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब 8 से 40 हर्ट्स, ठीक है। तो 8 टू 40 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी, इन वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, पावर फ्रिक्वेंसी की नहीं। तो ये जो वाइब्रेशंस तुम देख रहे हो ना, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 8 हर्ट्स से लेके 40 हर्ट्स, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो छोटे एम्पलीट्यूड के लेकिन बहुत ही तेज फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस होंगे। एम्पलीट्यूड कितना छोटा होगा? एम्पलीट्यूड होगा 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटे लेवल के वाइब्रेशंस होंगे। तो एक तरीके के कह सकते हो शिवरिंग, कह सकते हो श्रिंग, मतलब इस तरीके की शिवरिंग तुम्हें महसूस होगी कंडक्टर्स में, उनको हम लोग एवोलिन वाइब्रेशन कहते हैं। इसके फॉर्मूला समझ लो, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे तुम्हें, क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो मैं यहाँ पे लिखा है 8 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज, इसको निकालने का फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है 2 इंटू वीपी। ना वीपी क्या है? वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ विंड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी हो गई, 2 से लेके 40 के बीच में हो सकती है, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई डी। डी क्या है यहाँ पे? तो डी बेसिकली द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इन मीटर्स, ठीक है। तो डायमीटर कितना है कंडक्टर का, ठीक। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, तो इसका ये जो डायमीटर है, तो दिस वन इज द डायमीटर इन मीटर। तो ये कैलकुलेशन का इस्तेमाल करा जाता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस को निकालने के लिए। आती कितनी है? 8 से 40 हर्ट्ज के बीच में। ना दूसरे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पे फीचर्स है कि ये सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, हार्मफुल करता है, यानी जो कंडक्टर में टांग रखे हैं उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं। दूसरा, इसको डैम्प कैसे करेंगे? तो डैम्पिंग करने का तरीका क्या है? एक तो बंडल कंडक्टर का भैया आप इस्तेमाल करें। बंडल कंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी एक मैंने एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर बनाया हुआ है, एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर। उसमें बंडल कंडक्टर के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं उन सब का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करा है। अगेन इसके लिए तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मेंबरशिप ऑप्शन। तो बंडल कंडक्टर को वहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। इस लेक्चर में पावर सिस्टम की सीरीज़ में भी हम बंडल कंडक्टर को कवर करेंगे, लेकिन एमसीक्यू पार्ट को नहीं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट को, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर के मदद से भी हम लोग इस डैम्पिंग को डैम्प आउट कर सकते हैं, इन छोटे से वाइब्रेशंस को प्रॉपर डिज़ाइन से कर सकते हैं। बढ़िया डिज़ाइन अगर हम सिस्टम का रखते हैं तो इस तरीके के वाइब्रेशन हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट क्या है? डैम्पर का इस्तेमाल करके भी ये काम हो सकता है। देखो एक बात समझो, ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, ओ सॉरी वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी हाई है। तो यार बहुत ज़्यादा ना ये सिस्टम को ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। ये मौजूद भी होंगे तो भी हमें सिस्टम में कुछ ज़्यादा इसकी वजह से ये हानिकारक कुछ खास नहीं होते हैं। तो इसीलिए एवोलिन वाइब्रेशन जो होते हैं इनको हम कोशिश करते हैं कि डैम्प आउट हो जाएं, लेकिन इनको डैम्पिंग आउट करने के लिए हमने ये 3 तरीके मेथड से हमारा काम हो जाता है। मतलब ये ऐसे वाइब्रेशंस हैं जिन्हें मारा जा सकता है, जिन्हें डैम्प आउट किया जा सकता है सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली। तो ये 3 वो तरीके हैं ना। अगर डैम्पर की बात कर लें तो आपने देखा होगा जब भी कभी आसपास पावर सिस्टम की ट्रांसमिशन लाइन देखी हो तो इस तरीके के हैवी वेट लटके हुए देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन से। तो ये जो होते हैं, ये जो हैवी वेट होते हैं, तो ये इसी काम के लिए लटकाए जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ये कंडक्टर है जो हमने जिसके ऊपर होल्ड करा है, ये क्लैंप है। क्लैंप से क्या कर रखा होता है, ये वेट को हमने बांध रखे होते हैं ना। यहाँ पे ये हमने वेट लगा रखा है, डैम्पर मास, दोनों तरफ वेट हमने लगा रखा है, और ये मिडिल फेस है, इससे हमने इसे बांध रखा है। तो जैसे डंबल होता है ना, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो बिल्कुल वैसे ही दोनों तरफ हैवी वेट इसमें लगा होता है, और ये क्या करते हैं, ये डैम्प आउट करते हैं। तो मान के चलते हैं इस तरीके का कोई एवलिन वाइब्रेशन आया, तो यहाँ पे आके ये डैम्प आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ये, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इन हैवी वेट्स को इतना ऑसिलेट नहीं करवा पाएंगे, तो ये हैवी वेट जो लगा रखे हैं ये उस ऑसिलेशन को एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। शॉक, उसके जो शॉक होता है या जो फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस हैं उनको एब्जॉर्व कर लेंगे। तो ये काम करते हैं इस तरीके से। नाउ कितने डैम्पर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितने डैम्पर की ज़रूरत पड़ेगी और डैम्पर की लोकेशन क्या होगी, मतलब कहाँ लगाया जाए, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा स्पैन पे। स्पैन आपको पता होगा, सैग में भी हम बात करते चल रहे हैं भाई, अगर ये टॉवर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारा कंडक्टर है, तो ये हो गया सैग, एंड दिस वन, ये जो दोनों सपोर्ट स्ट्रक्चर की जो दूरी है उसको हम कह देंगे स्पैन, ठीक है। तो ये अभी लेक्चर सीरीज चली रही है तो ये सब सीख रहे होगे। तो स्पैन बेसिकली क्या हुआ कि दो टावरों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कह देते हैं स्पैन, ठीक। तो एक तो स्पैन पे डिपेंड करेगा कि कितने डैम्पर चाहिए और डैम्पर की लोकेशन कहाँ रखनी है, तो स्पैन कितना है इस पे। और दूसरा क्या है, साइज ऑफ द कंडक्टर, कि भैया कंडक्टर का साइज क्या है, मोटा साइज है, पतला साइज है, बंडल है, कैसे कंडक्टर है, उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एवलिन वाइब्रेशन को फ्रिक्वेंसी हमने देख लिया, हाई फ्रिक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड थे, और इन्हें डैम्प आउट भी किया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम में इसको हम टैकल कर लेते हैं ना। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के वाइब्रेशंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गैलोपिंग के बारे में। तो गैलोपिंग क्या होता है भैया, तो बेसिकली गैलोपिंग जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डांसिंग ऑफ कंडक्टर हैं, जो इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड कम था, अब हम देखेंगे एम्पलीट्यूड ज़्यादा। मतलब तुम घर में डांस कर रहे हो छुटका फुटका सा, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बीच बाजार में डांस कर रहे हो, लंबा चौड़ा डांस, तो वो हो जाता है गैलोपिंग, यानी कि एक वायलेंट डांस जिसे कहते हैं ना। एक होता है कि इंसान हल्का फुल्का थिरक रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा एवलिन वाइब्रेशन। अब एक इंसान जो है वो पूरा बारात में जो डांस करते हैं ना, वो हो जाता है गैलोपिंग, भयंकर वाला। तो इसको देख लेते हैं। तो मान के चलते ये कंडक्टर है, तो अब ये देख रहे हो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड का ये वाइब्रेशन कर रहा है, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक लूप का अगर वाइब्रेशन है, ठीक है। वहीं पे अगर मान के चलते हैं एक लूप से ज़्यादा का, जैसे दो लूप का वाइब्रेशन देख लो, तो कुछ इस तरीके का हमें दो लूप का, टू लूप का वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई है लंबा चौड़ा, मतलब पूरा जो तुम्हारा ट्रांसमिशन कंडक्टर है वो इस तरीके से झूम जाएगा, समझ रहे हो बात को, देख रहे हो। तो यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा ऐसे करके झूम जाएगा पूरा ये कंडक्टर तुम्हारा, जो ये बिल्कुल सीधा साधा सा दिख रहा है। तो ये जो झूमना है ये इतने बड़े लेवल पे होगा, और इसका एम्पलीट्यूड नापें तो ऐसे एम्पलीट्यूड निकलेगा। तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड का जो वाइब्रेशन होगा इसको हम कहेंगे गैलोपिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। 3 नोट में भी ये झूमता है, 3 नोट में देखो इस तरीके से, तो अगर ऐसे झूमेगा तो इसे कहेंगे 3 लूप। तो 3 लूप में झूम सकता है, 2 लूप में झूम सकता है, और 1 लूप में भी झूम सकता है। तो ये 3 तरीके हैं। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड इसका ये हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके के जब भी ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं गैलोपिंग की कैटेगरी के अंदर। तो डांसिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर डांस करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। अब की उल्टा हो गया, एवलिन में क्या था, फ्रिक्वेंसी हाई थी, एम्पलीट्यूड कम था, यहाँ उल्टा है, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी, अब एम्पलीट्यूड हाई, तो कितना हाई भाई साहब, तो भाई 6 मीटर तक का ये डिस्टेंस हो सकती है, यानी कि जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस ये 6 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है। और वहीं पे फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है भाई साहब, फ्रिक्वेंसी 0.25 हर्ट्ज से लेके 1.5 हर्ट्ज की ही होगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ गई है। क्लियर हो रहा है। तो वेवलेंथ बढ़ गई है तो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो कम फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन। ना अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो होता कब है ये, मतलब गैलोपिंग कब इनिशिएट होती है, तो जब भी कभी हवा चलती है ना, तेज हवा, और वो किसी नॉन सर्कुलर कंडक्टर को पास कर जाए, तब गैलोपिंग इनिशिएट होती है। देखो प्लेन जानते हो, प्लेन हमें पता है कि इस तरीके के विंग्स होते हैं। तो जब हवा चलती है तो एक तरफ क्या है, देखो अनइवन सरफेस होती है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ से हवा पास होती है, यहाँ से उसे इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है। तो तेजी से वेलोसिटी से पास होनी होती है, जबकि यहाँ पे क्या है, या नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जो हवा पास होती है वो हल्के हल्के पास होती है, क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो ऐसे केस में क्या आता है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, ठीक है, नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगने लगता है,
और ये प्लेन तुम्हारा टेक ऑफ कर जाता है। समझ में आ रही बात है? ये हम लोग इसको आई थिंक बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हमारे प्लेन सुलेन सब उड़ते हैं, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है, इसी की वजह से ये सारे वाइब्रेशंस इनिशिएट होते हैं जो हम लोग सिस्टम के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो मान के चलते हैं कंडक्टर है। अब कंडक्टर तो भाई गोल लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया सा नया चमचमाता हुआ। तो इसमें समस्या कहाँ से आ गई? तो समस्या आ जाती है जब बर्फ़ गिर रही होती है। तो मान के चलते हैं बर्फ़ गिर गई। अब बर्फ़ गिरने से क्या हुआ? कंडक्टर की शेप अनइवन हो गई, बिल्कुल वो प्लेन की तरह। अब ऐसे में जब हवा चलेगी तो देख सकते हो जो नीचे की हवा है, ठीक है, ये हवा चल रही है, एक हवा ऐसे चल रही है। तो देखो यहाँ पे जो हवा की स्पीड होगी और यहाँ की हवा की स्पीड में दोनों में अंतर आ गया बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस, और इसकी वजह से ही ये वाइब्रेशंस इनिशिएट होते हैं। समझ में आ गई बात? ही क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ एक और दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई कंडक्टर जो होते हैं वो रिप्ड ऑफ, यानी कि उखाड़ दिए जाते हैं, ठीक है, ये सिस्टम से उखड़ जाते हैं। दी कंडक्टर्स में बी रिप्ड ऑफ फ्रॉम द पिन इंसुलेटर, ठीक है, ये भी समस्या आ जाती है। तो ये क्यों आती समस्या? ये आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मान के चलते हैं ये ऑसिलेट हुआ, ठीक है, गैलोपिंग हुई, गैलोपिंग में सॉरी हाँ गैलोपिंग हुई, तो बहुत हाई एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन हुआ। तो देख सकते हो यहाँ से क्या होगा, ये उखड़ सकते हैं। तो यानी कि जो इनका सेंटर सपोर्ट पॉइंट है वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये डिसलोकेट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के जो ऑसिलेशंस होते हैं, इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड का, तो इतना बड़ा बड़ा अगर ऑसिलेट करेगा तो यहाँ से रिप्ड ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर में डिसलोकेट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बहुत ही एक तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका, वो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये जो हमने ये पूरा सब कार्यक्रम डिस्कस करा कि गैलोपिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत रेयर ऑफ रेयरिटी है, मतलब बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बर्फ़ भी गिरनी चाहिए और हवा भी बहुत तेज चलनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम हो पाते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा ही रेयरली देखने को मिलता है, खासकर इंडिया में। मेनली ये फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, और रेनी कंडीशंस में या स्नोफॉल कंडीशंस में ये होता है, जिसमें खूब तेज आंधी भी चल रही हो और अनइवन सरफेस। अब देखो यहाँ मैंने बर्फ़ जमा दी है, बारिश में क्या होगा, नीचे की तरफ पानी की बूंदें होंगी तो उसमें भी अनइवन सरफेस हो जाती है, तो वहाँ पे भी कंडीशंस हो सकती हैं, पर कम देखने को मिलता है ना। यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। जाते जाते 2 लेक्चर सजेस्ट करूंगा। या तो अगर कोरोना के बारे में जानना चाहते हो तो कोरोना रिंग कैसा होता है, क्या काम होता है, तो लेफ्ट वाला लेक्चर देख लेना। वहीं पे अगर ये जानना चाहते हो कि केल्विन्स लॉ का कैसे, केल्विन्स लॉ की मदद से हम लोग कंडक्टर का साइज डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। इसके अंदर मैंने केल्विन्स लॉ, इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज और क्या कमियां थी केल्विन्स लॉ में वो भी डिस्कस किया है, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अगेन मेंबरशिप ऑप्शन खुला है, आप उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।